गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे इलास्टिक कांस्टेंट हैं, जो कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी हैं, जो कि बेस्ड ऑन डिफरेंट जो प्रतिबल हैं और विकृति है उनके अनुपात पर आधारित हैं। अपन ने डिस्कस किया था सबसे पहले यंग प्रत्यास्थता गुणांक या यंग मॉडुलस। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक जिसे अपन y से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है? कोई भी अगर मटेरियल है, अब उस मटेरियल पर अगर बल लगाया जाता है, उसे खींचा जाता है, उसकी लंबाई में परिवर्तन किया जाता है, तो वह विकृत हो जाता है, उसमें विकृति उत्पन्न होती है और साथ साथ में प्रतिबल भी होता है। तो प्रत्यास्थता की सीमा तक, कि उसके बाद में टूट न जाए, प्रत्यास्थता की सीमा तक अगर किसी भी पदार्थ के अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात है, वह है उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक होगा। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो प्रतिबल है वह विकृति के समानुपाती है, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल है वह अनुदैर्ध्य विकृति के समानुपाती है। अगर समानुपाती का सिंबल हटाते हैं तो वहाँ पर आ जाएगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है गुणा अनुदैर्ध्य विकृति। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, ये इसका इन्वर्स पार्ट है, जो आगे अपन जब आयतन प्रत्यास्थता गुणांक काम में लेंगे तब इसकी सिग्निफिकेंस समझाएंगे। तो y बराबर ये हो गया अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य प्रतिबल या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है वो क्या होता है? वो होता है बल बटे काट क्षेत्रफल, और अनुदैर्ध्य विकृति होती है वो लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई। तो F बटे A डिवाइडेड बाई डेल्टा L बटे L। तो y बराबर F इंटू एल बटे A इंटू डेल्टा एल। यहाँ पर F क्या है? फोर्स है, और फोर्स को अपन नॉर्मली पुश या पुल से या फिर उस पर कोई भार लटका के भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक तार है, ये तार एक सिरे से जुड़ा हुआ है, इसकी लंबाई L है, इसका काट क्षेत्रफल A है जो कि पाई आर स्क्वायर के बराबर है। इस पर कोई बल F बराबर mg लगाया जाता है, mg भार लटकाया जाता है, तो इसमें लंबाई में परिवर्तन डेल्टा L हो जाता है, अर्थात तार की जो लंबाई है वह L प्लस डेल्टा L हो जाती है। तो डेल्टा L वृद्धि हो गई है, तो इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो जाएगा F इंटू एल डिवाइडेड बाई A इंटू डेल्टा एल। तो F बराबर mg, L लंबाई, A हो गया पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल। जब कोई भी काट क्षेत्रफल त्रिज्या r है तो A बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल, ये मान इसका हो गया है। अब ये किसी भी मटेरियल का यंग प्रत्यास्थता गुणांक है। तो देखिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है मेनली। अगर कोई भी मटेरियल ले रहे हैं, उस मटेरियल का जो लंबाई है वह है, और उसमें परिवर्तन कितना हो रहा है और उसकी त्रिज्या क्या है, इन बातों पर देखिए। अगर कोई भी तार है, उस तार को अगर खिंचाव उत्पन्न, उसमें खिंचाव करते हैं, उसमें बल लगाते हैं, तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, तो उसकी त्रिज्या घटती भी है। अर्थात आर स्क्वायर इंटू एल, इसका मान इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, जो आगे हम न्यूमेरिकल में देखेंगे भी। एक सवाल इस पर देखें, न्यूमेरिकल है। सवाल क्या है कि कोई भी 1 मीटर स्क्वायर काट क्षेत्र का स्टील का तार है, 1 मीटर काट स्क्वायर उसका काट क्षेत्रफल है, और उसकी लंबाई 1 मीटर है, और उसके ऊपर जो उसका जो स्टील है उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वह क्या है? 2 गुना 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक है। ओके, तो उस तार को खींचने पर डबल कर दिया जाए, अर्थात 1 मीटर के तार को 2 मीटर करना है, तो उसके लिए कितने बल की आवश्यकता पड़ेगी? 1 मीटर। अब 1 मीटर मोटा मतलब वो तार न होकर एक प्रकार का सिलेंडर जैसा हो गया है, और उसे खींच के डबल कर देना है, तो उसके लिए कितना तनन बल, तनाव बल की आवश्यकता पड़ेगी? तो अपन सूत्र पता है, y बराबर F इंटू एल डिवाइडेड बाई A इंटू डेल्टा एल, या फिर mg L डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। यहाँ पर तनन बल पूछा है कि कितना टेंसाइल फोर्स होगा, टेंसाइल बल लगेगा उसके ऊपर, वह देखिए। तो F इंटू एल डिवाइडेड बाई A इंटू डेल्टा एल। तो यहाँ पर F का मान ज्ञात करना है, तो F बराबर y इंटू A डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल, वैल्यू आ जाएगी अपनी। यहाँ पर y का मान दिया गया है, वैल्यू रख देंगे, 2 गुना 10 की घात 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। A का मान 1 वर्ग मीटर स्क्वायर, डेल्टा एल क्योंकि तार L बराबर 1 मीटर है और उसको खींच के डबल करना है, तो उसमें परिवर्तन कितना हो जाएगा? इसको डबल कर देंगे तो 2 मीटर हो गया ना, तो परिवर्तन कितना हुआ? 1 मीटर पहले से था, तो परिवर्तन हो गया है 1 मीटर।
तो डेल्टा एल बराबर 1 मीटर, लंबाई भी 1 मीटर। जब कैलकुलेशन में रखेंगे तो 2 गुणा 10 की घात 11 गुणा 1 डिवाइड बाई 1, तो ये आ गया बल बराबर 2 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का इसमें ये फोर्स लग जाता है। एक सेकेंड, इसमें न्यूटन का इसमें फोर्स लग जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो अपन ने लंबाई है ये मीटर में थी, ये मीटर में थी, और ये मीटर स्क्वायर में, और ये भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये भी मीटर में। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाता है, इस मीटर से मीटर, तो ये मीटर फिर नहीं आएगा इसमें, केवल 2 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन ही फोर्स इसमें होगा, क्योंकि फोर्स का मात्रक भी न्यूटन ही होता है। इसी से रिलेटेड एक सवाल और भी है कि एक तार है कोई, उस तार को किसी खूंटी से लटकाते हैं, तो वह तार अपने ही वजन से, अपने ही भार से खींच के टूट जाता है। तो वह लंबाई ज्ञात करनी है अपन को कि कोई भी तार की कम से कम लंबाई उसकी कितनी होगी, मिनिमम लंबाई उसकी कितनी होगी कि उस लंबाई तक का तार, उस मिनिमम लंबाई तक का तार अगर अपन खूंटे से लटकाते हैं तो वह अपने वजन से ही टूट जाए। जबकि उस तार का जो पदार्थ है उसका घनत्व दे रखा है रो, और उस पर लगने वाला जो प्रतिबल है वह है सिग्मा टी। तार की त्रिज्या आर है, तार की लंबाई ज्ञात करनी है अपन को कि वह न्यूनतम लंबाई। तो इसके लिए अपन देखते हैं कि जब तार अपनी लंबाई के भार से टूट जाता है तो वो लंबाई कौन सी है, वो लंबाई अपन ने एल मान ली, ठीक है। अब तार की लंबाई एल है, तार का घनत्व दिया गया है और एल लंबाई अपन को ज्ञात करनी है। तो तार के लंबाई एल है तो उसका घनत्व रो है, और त्रिज्या आर है, तो तार का क्षेत्रफल भी ज्ञात, काट क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले तार का आयतन, तो तार का आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एल, और उसका घनत्व है रो, तो आयतन गुणा घनत्व बराबर द्रव्यमान के बराबर आ जाएगा। तो तार का द्रव्यमान हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो, तो रो पाई आर स्क्वायर एल, ये हो गया द्रव्यमान के बराबर। अब तार में उत्पन्न प्रतिबल, जब तार को खूंटी पर लटकाते हैं तो अपने वजन से उस पर भार लगता है, तो वह उत्पन्न प्रतिबल कितना होगा, या फिर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, तो बल बटे क्षेत्रफल। तो तार के ऊपर जो बल है वो कितना होगा, तार के वजन के बराबर। तार का वजन कितना है, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वाकर्षण त्वरण, तो mg बटे पाई आर स्क्वायर। तो f का मान कितना है, m का मान यहाँ पर रखेंगे रो पाई आर स्क्वायर एल और इंटू जी, और क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो तार पर प्रतिबल कितना हो जाएगा, रो एल जी, रो एल जी, इसके ऊपर तार पर प्रतिबल लगेगा। तो अब ये तार पर जो प्रतिबल है, यही प्रतिबल होगा जो तार के टूटन प्रतिबल के बराबर होगा, क्योंकि इतना प्रतिबल तार पर लगता है तो तार अपने वजन से टूट जाएगा, उसके बराबर होना चाहिए ये शर्त के लिए, कंडीशन के लिए। तो देखिए, तो रो एल जी है वह टूटन प्रतिबल के बराबर कर दीजिए। तो रूट बराबर करने के बाद में लंबाई अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो मिनिमम लंबाई एल है, वह एल मिनिमम लंबाई आ जाएगी रो सिग्मा टी डिवाइडेड बाई रो जी। तो कोई भी तार है वह अपने वजन से टूट सकता है, तो वह न्यूनतम लंबाई कितनी होगी वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। अभी अपन ने बात की थी यंग प्रत्यास्थता गुणांक की, ऐसे अपन आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की भी बात करते हैं। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक या बल्क मॉडुलस, जिसे अपन के द्वारा डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या है, यह पदार्थ की तीनों प्रकार की अवस्थाओं के लिए लागू होता है। ठोस, द्रव और गैस, तीनों के लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मान ज्ञात कर सकते हैं कि किस प्रकार से जो पदार्थ है उसमें आयतन में इलास्टिसिटी आएगी। देखिए, तो प्रत्यास्थता सीमा में किसी भी पदार्थ के लिए आयतन प्रतिबल बटे आयतन विकृति, अर्थात आयतन प्रतिबल और आयतन विकृति का जो अनुपात है वह आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर होता है। साथ में देखिए कि इसमें एक इम्पोर्टेंट बात अपन ये देख रहे हैं कि जब भी किसी भी पदार्थ पर बल लगाया जाता है, अगर वह त्रिविमीय है आयतन के रूप में,
तीनों दिशाओं में इस पर बल लगाते हैं तो इसमें संकुचन उत्पन्न होता है, कंप्रेशन संपीड़न उत्पन्न होता है और इससे इसके आयतन में कमी आती है। तो इसमें जो विकृति होगी वह एक प्रकार की नेगेटिव होगी। नेगेटिव कैसे कि यहाँ पर पहले आयतन ज़्यादा था और बल लगाने के बाद में आयतन कम हो गया, तो जो आयतन में परिवर्तन है वो नेगेटिव हो गया, तो आयतन में कमी नेगेटिव हो गई है, संपीड़न प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक वो क्या होगा, आयतन प्रतिबल बटे आयतन विकृति। आयतन प्रतिबल क्या है, बल बटे काट क्षेत्रफल, और आयतन विकृति क्या है, आयतन में परिवर्तन बटे मूल आयतन। तो आयतन में परिवर्तन है माइनस डेल्टा वी, मूल आयतन वी है। तो एफ बटे ए ये क्या है, बल बटे क्षेत्रफल। तो ये एक प्रकार से इसको प्रतिबल भी बोलते हैं, लेकिन ये दाब भी है, दाब में परिवर्तन भी है। पहले दाब 0 था, फिर दाब बढ़ाया, तो दाब में परिवर्तन डेल्टा पी बोल सकते हैं इसको। तो के बराबर डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी बटे वी, और इसे लिख सकते हैं माइनस वी डेल्टा पी बटे डेल्टा वी। ये माइनस साइन ये बता रहा है कि आयतन में कमी है, अर्थात जैसे जैसे अपन दाब बढ़ाते हैं वैसे वैसे आयतन में कमी आती है, दाब बढ़ने पर आयतन घटता है। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर माइनस का वी डी पी बटे डी वी लिख सकते हैं। अगर डेल्टा वी टेंड्स टू 0 अर्थात आयतन में कमी बहुत कम है तो उसे पूर्ण अवकलन के रूप में लिखा जा सकता है। अब आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है, इसका जो इन्वर्स होता है, इसका व्युत्क्रम होता है, वह इंपॉर्टेंट राशि है फिजिकल सिग्निफिकेंस में, भौतिक पदार्थों के मापन के लिए। उसमें उसे बोलते हैं संपीड़ितता या कंप्रेसिबिलिटी। तो संपीड़ितता या कंप्रेसिबिलिटी ये होती है कि कोई भी पदार्थ कितना कठोर है, कितना दृढ़ है, कितना मजबूत है। तो बीटा इज इक्वल टू 1/k अर्थात आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का इन्वर्स। तो बीटा बराबर हो गया माइनस का 1/v डी वी अपॉन डी पी, और बीटा जो कंप्रेसिबिलिटी है उसका मात्रक होता है पास्कल इन्वर्स अर्थात दाब के मात्रक का उल्टा, और इसका जो विमा है वो इसकी लिख सकते हैं m-1 L1 T-2। ये जो दाब की विमा है उसकी विमा को उल्टा कर दीजिए। देखिए बल दाब की विमा क्या होती है, m1 L1 T-2 डिवाइडेड बाई L-2। तो ये हो जाएगा m1 L-1 T-2, ये हो गई दाब की विमा। इसको उल्टा कर दीजिए, इनवर्स m-1 L1 T2, ये हो गया दाब की विमा। ओके, तो इस प्रकार से अपन आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जो द्रव, ठोस और गैस तीनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसे अपन नीटा के द्वारा दर्शाते हैं। ये किसी भी पदार्थ के कितना दृढ़ है, कितना मजबूत है, उसको बताने का सिंबल है। तो यूँ देखिए, कोई भी प्रत्यास्थता सीमा में कोई पदार्थ है, प्रत्यास्थता सीमा लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी में, तो उसके लिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वह अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति का अनुपात होता है। अर्थात नीटा बराबर अपरूपण प्रतिबल शियरिंग स्ट्रेस बटे शियरिंग स्ट्रेन अपरूपण विकृति है, दोनों का अनुपात है, वह प्रत्यास्थता अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक के रूप में इसको लिख सकते हैं। अब जो शियरिंग स्ट्रेस है अपरूपण विकृति है, शियरिंग स्ट्रेस है अपरूपण विकृति है, उसको अपन लिखते हैं बल बटे काट क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ पर जो बल है वो संपूर्ण मटेरियल पर लगा हुआ बल नहीं है। यहाँ पर कोई भी अगर क्यूबिक रूप से अपन मटेरियल लेते हैं 3 डायमेंशन, तो उसका नीचे वाला जो फलक है, भुजा है, पार्ट है, यह स्थिर रहता है और बल ऊपर वाले पार्ट पर लगता है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा खिसक जाता है, ये इसमें अपरूपण उत्पन्न होता है। अर्थात इस पर स्पर्शीय बल लगता है, जो टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं, और इस टेंजेंशियल फोर्स के सापेक्ष इस पर जो काट क्षेत्रफल है वह है। तो Ft बटे ए, और जब इस पर फोर्स लगता है तो सपोज इसको मैं सामने से इसकी भुजा को देखूं तो ये भुजा इस प्रकार से हो जाएगी, खिसक जाएगी आगे, तो ये वाली खिसकी हुई भुजा है और ये पहले वाली भुजा है। तो इसकी लंबाई और इसमें परिवर्तन डेल्टा एल और एल, तो ये थीटा फाई कोण है, तो इसको बोलते हैं अपरूपण विकृति। तो टेन फाई है वो डेल्टा एल बटे एल के रूप में होगी, और जब फाई का मान बहुत कम होता है, छोटा होता है, तो फाई बराबर डेल्टा एल बटे एल के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो जो अपरूपण विकृति है
शेयरिंग स्ट्रेन है वो तो होगी डेल्टा एल अपॉन एल, और यहाँ पर ऊपरी फ्लक पर लगा हुआ जो सतह पर लगा हुआ बल है वह टेंजेंशियल स्पर्शी बल है वह एफ टी, और उसका क्षेत्रफल है ए, तो एफ टी बटे ए डिवाइडेड बाई 10 फाई। तो 10 फाई को फाई के रूप में लिख सकते हैं जब फाई इज़ वेरी स्मॉल, तो नीटा बराबर एफ टी अपॉन ए फाई, ये मान आ गया। तो अपरूपण जो गुणांक है, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसे अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं, वो हो गया है एफ टी बटे ए फाई, इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी अपन ने 3 प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक पढ़े हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक लंबाई में परिवर्तन से संबंधित है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक आयतन में परिवर्तन से संबंधित है, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक जो किसी भी पदार्थ के आकार में परिवर्तन या अपरूपण से संबंधित है। अभी अपन पढ़ेंगे आगे प्रतिबल और विकृति है उनका ग्राफ और उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।